नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में कोरोना की लहर चल रही है और कहर बरपा रहा है कोरोना। इस बीच एक और चीज है जो कहर बरपा रही है, वो है भ्रामक बातें। ऐसी ऐसी बातें, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इनसे सावधान रहना है। एक तरफ मास्क लगाना है, दूरी बनाकर रखनी है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, तो वहीं भ्रामक बातों से भी बचना है। लेकिन वो क्या भ्रामक बातें हैं, उनकी सच्चाई क्या है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ए.के. गुप्ता, जो कि प्रेसिडेंट हैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के दिल्ली ब्रांच के। डॉक्टर ए.के. गुप्ता, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। गुप्ता, सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो ये है कि एक क्लिपिंग चल रही है, एक बयान चल रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उन डॉक्टर साहब का। वो ये कहते हैं कि जो एलोपैथिक दवाई है वो सही है, होम्योपैथिक दवाइयां जो है या आयुर्वेदिक दवाइयां जो है वो अनसाइंटिफिक हैं, उनसे लीवर समस्या हो सकती है या उनसे दूसरी समस्या हो सकती है। ये बात कितने हद तक सही है? यह तो एक अनिल जी बिल्कुल ही गलत बात है। इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है और जो ये कहा गया ये बहुत ही गलत समय में गलत बात कही गई है। क्योंकि पहली बात तो होम्योपैथी की दवाइयों में कोई इस तरह का कोई अब तक दोष देखने में नहीं आया कि जहाँ पे कहा जा सके कि वो हिपेटोटॉक्सिक हैं। बल्कि जो एलोपैथी की दवाइयाँ उनके बारे में तो सबको ज्ञान है कि वो सब हर दवाई में कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। कोई हिपेटोटॉक्सिक होती है, कोई नेफ्रोटॉक्सिक होती है, नहीं तो गैस्ट्रिक तो इरिटेंट तो सारी होती हैं। जबकि होम्योपैथी में इस तरह का कोई प्रमाण आज तक कभी सामने में नहीं आया कि उन दवाओं को कहा जाए कि वो हिपेटोटॉक्सिक हैं। बल्कि जो हिपेटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन के वहाँ पे मरीज होते हैं, उनको होम्योपैथिक दवा से काफी उपचार करने से बहुत लाभ मिला है। और ये हमने बहुत केसेस में देखा अपने ए.के.जी. क्लिनिक में भी और सभी जगह भी। ये बहुत गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये इसकी कि होम्योपैथिक दवाओं के ऊपर कोई हिपेटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली। ये वर्ल्ड वाइड नोन फैक्ट है। चलिए, हम अपने दर्शकों को क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप उनको एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, क्या होम्योपैथी की दवाएं उनके साथ ले सकते हैं? हाँ, किसी केस में अगर जरूरत पड़ती है तो हाँ, आज की डेट में हम इंटीग्रेशन को डेफिनेटली बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि हर जो चिकित्सा प्रणाली है उसके इफेक्टिव भी हैं, पर उनकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। अगर हम इन चीज़ों को देखें कि जहाँ पे जिनका प्रभावकारी है जो सिस्टम है और उनकी लिमिटेशन है, अगर उस लिमिटेशन के अंदर कोई मरीज है या कोई प्रॉब्लम है तो हमें किसी दूसरे सिस्टम को उपयोग करने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको अपना के पेशेंट की वेलफेयर को देखना चाहिए और जिससे पेशेंट ठीक हो और उनको लाभ मिले। डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेशेंट को लाभ मिले। होम्योपैथी की दवाई से पेशेंट को क्या लाभ मिल सकता है, विशेष तौर पर कोरोना, और खास तौर पर उन लोगों को ये कैसे पता करें जो शुरुआती लक्षण है या जिसको खांसी, जुकाम और बुखार मान लीजिए हुआ, इमीडिएट वो कैसे रिलीफ पा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अनिल जी। क्योंकि आज की डेट में जो जिस टाइम इतना ऑलमोस्ट कोरोना का कहर चल रहा है ऑल ओवर, तो जो इनिशियल लक्षण आते हैं उन लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाई का चयन किया जा सकता है। क्योंकि होम्योपैथी की जो वैसे भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो लक्षणों के आधार पर होता है, जो कि मरीज के होते हैं, ना कि खाली बीमारी के। क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है तो उसमें जैसे भी आमतौर पे देखा जा रहा है कि किसी नज़ला जुकाम खांसी है, चेस्ट में कंजेशन है, वीकनेस है, हाई फीवर है, या कुछ मरीजों में देखने में आ रहा है कि उनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनमें जरूरी नहीं है कि हर एक को एक ही दवाई दी जाए। उनके जिस तरह के लक्षण होंगे उनको उस तरह की दवाई दी जाती है। जबकि हम अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रोटोकॉल है कन्वेंशनल मेडिसिन का, वो सबको एक ही तरह का वो दिया जा रहा है, या तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं या एंटीवायरल दिए जा रहे हैं, जिसका कि कभी तो कहा जाता है कि वो इफेक्टिव है, कभी यही कहा जाता है कि वो इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे समय में बल्कि मरीजों को और सरकार को भी ये चाहिए कि उनको इस तरह का एक समावेश बनाना चाहिए कि अगर वो उनका प्रोटोकॉल है वो पेशेंट देते रहे। साथ साथ मरीजों को अगर होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति से वो दिया जाए तो उनको बहुत शीघ्र लाभ होगा और उनका हॉस्पिटल स्टे काफी कम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, डेथ रेट के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। नहीं, मैं फिर वही पहुंच रहा हूँ।
ऐसे उपाय बताएं होम्योपैथी में जिससे मरीजों को तुरंत रिलीफ मिले। हाँ, पहली बात तो ये कि वो सबसे पहले तो घबराएं नहीं और अपनी जो भी समस्या है, बजाय डर के आप अपने होम्योपैथिक जो आपका निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके संपर्क में आए, उनको पूरे अपने लक्षणों की जानकारी दें, ना कि सिर्फ ये कह के कि मेरे को कोरोना है और वो डर के मारे आगे से कुछ वो कह नहीं पा रहे। तो जब तक लक्षण पूरी तरह से बताए नहीं जाएंगे तब तक होम्योपैथी की दवा को चयन करने में थोड़ी मुश्किल होती है। और जब आप अपने लक्षण पूरी तरह से बताएंगे और उसी हिसाब से दवा दी जाएगी, और जैसे जैसे आपके अगर सपोज लक्षणों में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो आप अपने डॉक्टर साहब को बताएं। तो हो सकता है कि आपको कुछ अरसे के बाद, जैसे निमोनिया हुआ पहली स्टेज में या सेकंड स्टेज में है, तो दवा का बदलना पड़ सकता है। उसके साथ साथ जो कहा जाता है कि जैसे प्राकृतिक तौर पे आप गार्गल्स करें या स्टीम इनहेलेशन लें और अपनी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रखने के लिए प्रोनिंग पोजीशन में करें। तो ये सारी चीजें आप साथ साथ कर सकते हैं और होम्योपैथी की दवा उसमें लें, बजाय इसके कि सिर्फ ये डर के कि कोरोना हो गया तो अब हमारा क्या होगा। क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जितनी नेगेटिविटी आ रही है, वो सब हॉस्पिटल्स की वजह से आ रही है। जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग घरों में हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। कि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो घर में रह के ठीक हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑक्सीजन लेवल बना के रखें। ऑक्सीजन लेवल कैसे बना के रखें? ऑक्सीजन की बात हो रही है, पहला सवाल मेरा ये कि ऑक्सीजन लेवल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ, पहली बात तो यही है कि लाइक आप अपना एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा रखें। वहाँ पे आपको गंध और दुर्गंध और ये जो आपकी क्या नाम हाइजीन है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। और अगर आपके आसपास प्लांट्स हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी कंक्रीट वाली चीज़ें उनको थोड़ा दूर रखें और अपनी वेंटिलेशन बना के रखें। क्रॉस वेंटिलेशन जितनी घर में हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अपने आसपास कुछ जो ऑक्सीजनेटेड वाले पौधे हैं उनको रखें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपना नियम अनुसार अपना वो कुछ जो एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, तो वो अगर आप करते रहते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। उसके अलावा जब अगर कभी आपको, जैसे आप ऑक्सीमीटर में देखते हैं कि आपका लेवल 90 से बिलो जा रहा है, 94 से नीचे जा रहा है, तो अब आपको बेटर है कि आप अपने आप को प्रोन पोजीशन में लेटें, जिसमें कि हम कहा जाता है कि पेशेंट को चेस्ट और छाती की पेट के बल लेटें और वहां पे तकिया रख के थोड़ा प्रेस करें, ताकि जो लंग की कैपेसिटी है वो इनहेल करने की बढ़े। और अगर जरूरत पड़ती है तो आप अपने आप को स्टीम और नेबुलाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल घर पे भी रह के भी ठीक हो सकता है। परंतु अफसोस की बात यह है कि इस टाइम पे जो जितनी हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, सिलेंडर्स है नहीं, लोगों को परेशानियां, बेड नहीं मिल रहे। तो ये एक जो क्योस है, उसको बजाय हम ऐसे समय में किसी भी चिकित्सा पद्धति के बारे में कुछ गलत राय दें। डॉक्टर गुप्ता, देखने में ये आ रहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑक्सीजन की बात करें तो सभी जगह देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह ऑक्सीजन के रेट अलग अलग है और जिसके जो मन में आ रहा है उस सिलेंडर के पैसे वसूल रहा है। आपको नहीं लगता कि दिल्ली हो या इन सभी राज्यों में रेट तय कर देने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट फिक्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं वसूला जाएगा? बिल्कुल, बहुत आवश्यक है कि ऐसे समय में, जबकि इतनी त्रासदी चल रही है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, महामारी चल रही है, ऐसे समय में किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी सप्लायर को, जो कि इसेंशियल चीज है मरीजों के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन या दवाइयाँ, इनको न्यूनतम दरों पे मुहैया कराया जाना चाहिए। बल्कि इसमें सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि इसके ऊपर कोई भी चीज इस टाइम पे कालाबाजारी या कुछ, ये बहुत ही अमानवीय बिहेवियर है और इस चीज को तो सबसे बड़ा क्राइम माना जाना चाहिए। और दे शुड बी डेल्ट वेरी स्ट्रांगली कि ये जो कोई अगर इस टाइम पे जहाँ लोगों को इमरजेंसी में प्रॉब्लम है, आप बजाय उसको कि आप हेल्प करने के, मानवता के आधार पे भी और प्रोफेशन के आधार पे भी आप उनको उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो दवाइयाँ कही जाती हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि जो एलोपैथी की जो दवाइयां आम अस्पतालों में दी जा रही हैं, रेमडेसिविर के लिए, जिसके लिए इंजेक्शन के लिए कहा जा रहा है, हालांकि ये भी बात कही गई है कि वो कितनी उपयोगी है या नहीं है ये पता नहीं है, परंतु उसका सिर्फ नाम चल रहा है तो इसलिए उसको कालाबाजारी में जा रही है। यहाँ तक कि जो 5,000 का इंजेक्शन कहा जा रहा है
ये क्योंकि हम तो यूज करते नहीं इसलिए हमें नहीं पता, पर ये जो खबरों में देखने में आ रहा है कि वो 40,000 80,000 लाख रुपए का वो इंजेक्शन बेचा जा रहा है, तो ये तो बहुत ही इनह्यूमन एटीट्यूड है। और ऐसे समय में सरकार को चाहिए कि एक उनको अपने आपस के भेदभाव छोड़ के, आपस की पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के, उनको कंप्लीटली एक, जब ये हेल्थ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है फॉर द कंट्री, वी शुड ऑल यूनाइट टुगेदर एंड फाइट टुगेदर टू डू अवे विद दिस कोरोना। और अगर ये हम नहीं करते किसी भी लेवल पे, चाहे वो राजनीतिक लेवल पे है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे है, तो ये बहुत गलत है और ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेडिकल इमरजेंसी है और इससे जूझने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे सरकार हो, चाहे नौकरशाह हो, सब एक जगह आए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक हमारी इस बातचीत से लाभान्वित होंगे। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।